गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। पिछली तासिका में हमने व्यवहारिक हिंदी के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। व्यवहारिक हिंदी का पहला लेसन जो था, हिंदी भाषा का उज्जवल भविष्य की संभावनाएं। हिंदी भाषा सीखने से हमें कौन कौन से लाभ हो सकते हैं, हमारा भविष्य कैसे उज्जवल हो सकता है, उसमें बहुत सारी जानकारी हमें प्राप्त हुई है उस बात के कारण। अभी जो नेक्स्ट लेसन है हमारा, वह है हमारी एक पद्य रचना। वह पद्य रचना जो है वह श्याम दानीश्वर के द्वारा लिखित है। उसका नाम है स्वागत है। अभी यहाँ पर स्वागत है, इस कविता को कवि ने हमारे सामने रखते हुए भारत भूमि और भारतीय लोग कैसे हैं, किस प्रकार के हैं, एक दूसरे को किस तरह से संभालने की कोशिश करते हैं, यह बताने की कोशिश की हुई है कि हम कभी भी किसी को पराया नहीं समझते हैं, लेकिन हमारे इस सच्चाई और अच्छे रास्ते पर चलने का बहुत सारा गैर फायदा जो है वह अंग्रेज़ों ने उठाया था। उन्होंने हमें बहुत ही दिनों तक बंदिश बना कर रखा था। बहुत दिनों तक उन्होंने हमें हमारा शोषण करते रहे थे। तो शोषण करते समय क्या हुआ था कि हमारा जो शहर था, हमारा जो देश था, उसका विभाजन हो गया। और विभाजन होने के कारण क्या हुआ कि भारत के बहुत सारे लोग जो है वह अंग्रेज़ों ने पाकिस्तानी जो जहाज़ थे उन जहाज़ों में उन्हें बिठा दिया, और वह जहाज़ वह किस देश में लेकर जा रहे वह भी हमारे भारतीयों को उन्होंने पता नहीं चलने दिया। और नैया पर जो जहाज़ थी, उस जहाज़ पर जो लोग बैठे हुए थे उन लोगों को भी कहाँ जा रहे हो, वह किस लिए जा रहे हो, तुम्हें क्यों लेकर जा रहे हैं, उसका उत्तर उन्होंने नहीं दिया। इसके कारण क्या हुआ, तो इस अंग्रेज़ों के कृत्य के कारण बहुत सारे परिवार नष्ट हो गए, बहुत सारे परिवारों को तकलीफ़ें सहनी पड़ी। और लेकिन यह गलती हम भारतीयों की भी थी कि हमने उन लोगों का मुकाबला करने के लिए हमने एकता नहीं दर्शाई, मिलजुल कर हम साथ नहीं बढ़े, इसलिए हमें बहुत सारी बातों को सहना भी पड़ा है। तो देखिए, कवि हमें स्वागत है इस कविता के द्वारा हमारी देशभक्ति और हमारे भारतीय लोग, हिंदुस्तानी परंपरा कैसी है, यह भी उन्होंने अपने काव्य में बताया हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं। स्वागत है श्याम दानीश्वर जी की कविता है। श्याम दानीश्वर जी का जन्म फरवरी 1943 में हुआ। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात आप हिंदी अध्यापक के रूप में कार्यरत रहे। हिंदी के प्रति लगाव होने के कारण साहित्य रचना में रुचि जागृत हुई। प्रवासी साहित्य में मॉरिशस के कवि के रूप में आपकी पहचान थी। आप अपने परिजनों से बिछोह का दुख, गुलामी का दंश और पीड़ा आपके काव्य में पूरी संवेदना के साथ उभरी है। यथार्थ अंकन के साथ भविष्य के प्रति आशावादिता आपके काव्य की विशेषता है। प्रवासी भारतीय साहित्य में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। श्याम दानीश्वर जी की मृत्यु 2006 में हुई है, यानी अभी अभी हुई है, यानी तरुण और नए कवि है, आधुनिक साहित्यकार है, इसलिए उनके साहित्य में बहुत सारी विशेषताएं भी हमें दिखाई देती हैं। तो प्रवासी साहित्य जो उन्होंने हमारे सामने रखा है वह मॉरिशस के कवि के रूप में रखा हुआ है, और उनकी वह मॉरिशस के कवि के नाम से उनकी पहचान बनी है। तो अपने परिवारजनों को बिछड़ कर कितना दुख होता है, वह जो लोग गुलाम हुए हैं उन्हें बहुत पता है, वह लोग सह रहे हैं। तो अपने परिजनों से बिछोड़ का दुख, गुलामी का देश
और पौड़ा आपके काव्य में पूरी संवेदना के साथ उभर कर आया हुआ है। यथार्थ अंकन के साथ भविष्य के प्रति हमेशा आशावादी रहना चाहिए। यह उनके काव्य की विशेषता है। आज नहीं तो कल हमारा ही है, हमें मिलने वाला है। यह सोच हमारे मन में रख कर यदि हम लोग चलते हैं तो सच में हमारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा। प्रमुख कृतियाँ उनकी कौन कौन सी है? पागल, कमल कांड, यह उनका उपन्यास है। काव्य संग्रह भी उन्होंने लिखे हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, काव्य का परिचय। इसके अंतर्गत कवि हमें क्या बताना चाहते हैं? विदेशों में बसे भारतीयों द्वारा हिंदी में रचा गया साहित्य प्रवासी भारतीय हिंदी साहित्य कहलाता है। अभी देखिए ध्यान से कि कवि ने हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की हुई है। विदेशों में बसे भारतीयों द्वारा हिंदी में रचा गया साहित्य प्रवासी भारतीय हिंदी साहित्य कहलाता है। इन रचनाओं ने नीति, मूल्य, मिथक, इतिहास, सभ्यता के माध्यम से भारतीयता को सुरक्षित खड़ा रखा है। प्रवासी साहित्य ने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने के साथ साथ पाठकों को प्रवास की संस्कृति, संस्कार एवं उस भूभाग के लोगों की स्थिति से भी अवगत कराया हुआ है। अभिमन्यु अंतर, जोगिंदर सिंह कंबल, स्नेहा ठाकुर आदि अन्य प्रवासी साहित्यकार हैं। पाठ का काव्य का परिचय देखिए। अभी प्रस्तुत कविता में कवि प्रवासी भारतीयों को अपने विगत दुखद घटनाएं भूलकर मॉरिशस आने के लिए प्रेरित कर रहा है। जब मॉरिशस की भूमि नहर के समान है जहाँ परिजनों से मिलाप होगा, लघु भारत के आंगन में कवि सभी का स्वागत कर रहा है। कवि ने गिरमिटियों के जीवन में आए सकारात्मक पहलुओं को उजागर किया हुआ है। गिरमिटियों की कविताएं गिरमिटियों की पीढ़ियों के मन में स्थित भारतीयों की संवेदनाओं और उनकी सृजनात्मकता प्रतिभाओं के दर्शन भी हमें कराते हैं। तो कवि ने यहाँ पर हमें क्या बताया हुआ है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, एक तो हम किसी से नाता जल्दी जोड़ते नहीं हैं, और जब जोड़ लिया है तो कभी हम उसे बीच रास्ते में छोड़ते नहीं हैं। कोई भी संकट समस्या आएगी तो हम उसे मदद करने के लिए निकल पड़ते हैं। तो वही बात कवि ने इस कविता के द्वारा हमें बताई हुई है कि मॉरिशस आने के लिए प्रेरित करता है। जब मॉरिशस की भूमि नहर के समान है, वहाँ परिजनों से मिलाप होगा। लघु भारत के आंगन में कवि सभी का स्वागत कर रहा है। कवि ने गिरमिटियों के जीवन में आए सकारात्मक पहलुओं को भी उजागर किया हुआ है, और गिरमिटियों की पीढ़ियाँ जो है वह मन में स्थित भारतीयों की संवेदनाएं और उनकी सृजनात्मक प्रतिभाओं के दर्शन भी करा रहे हैं। तो देखिए, अभी पेंसिल हाथ में लेकर बैठना है, क्योंकि बहुत सारे नए शब्द हैं, उनका अर्थ आपको लिखकर लेना है। मैं बताती जाऊंगी, आप लिखते जाइए, ठीक है।
अभी पहला पद देखिए, उसके अंतर्गत कवि हमें क्या बताना चाहते हैं। स्वागत है, स्वागत, स्वागत, स्वागत। आओ आओ आओ, ओ मेरे भाइयों, बिखरे हुए स्वागत, स्वागत, स्वागत है। आओ आओ आओ, ओ मेरे भाइयों, बिखरे कुछ भी पहला पद में पढ़ती हूँ, देखिए। स्वागत है, स्वागत, स्वागत, स्वागत है। आओ आओ आओ, ओ मेरे भाइयों, बिखरे हुए मेरे परम दोस्त, अब सबको यह सप्रेम स्वागत है। एक ही माँ के बालक है, सत्य में निरर्थक फर्क है। बिखरे हुए मेरे पत्थर दोस्तों, पत्थर यानी पत्थर साइड में रख, बिखरे हुए मेरे परम दोस्तों, आप सभी का सप्रेम स्वागत है। एक ही माँ के बालक है हम, और अपनी देशों में बिखरे हैं। आज मिलन हमारा हो रहा कई युगों के बाद। और अनेक देशों में बिखरे हैं। आज मिलन हमारा हो रहा है कई युगों के बाद। तब तक मॉरिशस की भूमि पर प्रयागराज पत्थर साचे आज कितना हमारा हो रहा कई युगों के बाद। तुम सब मॉरिशस की भूमि पर पधार रहे हो आज। स्वागत है आपका, स्वागत है आपका। अभी देखिए, यहाँ पर कवि ने इस पद का अर्थ क्या, शब्दार्थ लिख लीजिए। परम दोस्तों यानी जिगरी मित्र, बिखरे यानी एक ही माँ के बालक हैं हम, और अनेक देशों में बिखरे हैं हम। आज मिलन हमारा हो रहा कई युगों के बाद। तुम सब मॉरिशस की भूमि पर पधार रहे हो आज। स्वागत है आपका, स्वागत है आपका। पहले इस पद में देखिए कवि ने हमें क्या बताया हुआ है कि हम भारत जब स्वतंत्र हुआ था, भारत पाकिस्तान अलग अलग हो गए थे, और अलग अलग हो जाने के कारण बहुत सारे हमारे रिश्तेदार जो है वह अन्य जगहों पर बिखर गए हैं। कोई किसी को नहीं मिल रहा है, कोई किसी को ढूंढ रहा है, लेकिन कौन कहाँ पर है किसी को पता नहीं है। सारे परिवार बिखर गए, कुटुंब पूरे तरह से विलग हो गए थे। लेकिन जब ऐसा हो रहा था तब कवि ने कहा है कि तब हमें बिखेरने का कारण एक ही था कि वह अंग्रेज, जिन्होंने हमें बिखेर दिया था, और बिखेर भी ऐसा दिया था कि वापस कभी दोबारा हम किसी से भी नहीं मिल पाएंगे। ऐसी व्यवस्था भी उन्होंने हमारे लिए करके रखी हुई थी। तो कवि ने इस पद में वही बात हमें बताई थी कि बिखरे हुए मेरे परम दोस्त जो है वह बहुत सालों बाद, बरसों बाद मुझे आज मॉरिशस की भूमि पर मिलने वाले हैं। यानी वह भारत में भी नहीं और पाकिस्तान में भी नहीं। तो भारत में आएंगे तो हमें भारत में आने नहीं दिया जाएगा,
पाकिस्तान जाएंगे तो पाकिस्तान में जाने नहीं दिया जाएगा। इसलिए हमें सबसे मिलना है, हम सबकी याद हमको आ रही है। इसलिए मेरे सारे परम मित्र, दोस्त, मेरे रिश्तेदार सब मुझे मिलने के लिए मॉरिशस की भूमि पर आ रहे हैं। तो कवि ने यहाँ पर बताया हुआ है कि कवि श्याम दानिश्वर प्रवासी साहित्य में मॉरिशस के कवि के रूप में जाने जाते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि प्रवासी भारतीयों को बिछोड़ने का गम भुलाकर इतिहास के दुस्वप्न को पीछे धकेलकर लघु भारत अर्थात मॉरिशस की भूमि पर लौट आने का न्योता आमंत्रण दे रहे हैं। न्योता यानी आमंत्रण देना। तो कवि किसको आमंत्रण दे रहे हैं कि जो बिखर गए हैं, बिछड़ गए हैं, सब भूल गए हैं, तो उन्हें कवि वापस बुलाना चाहता है। कवि उन्हें मॉरिशस की भूमि पर वापस बुलाना चाहते हैं। इतिहास के जो दुख भरे स्वप्न थे, दुख भरे जो पल बिताए हुए थे, उन्हें पीछे छोड़कर आज छोटा सा भारत, मॉरिशस जो है वह हमारे भारत का ही एक छोटा सा अंश लग रहा है, वह बिल्कुल हमारे भारत देश की तरह। तो कवि ने कहा है कि मैं भारत में नहीं उन्हें बुलाना चाहता, क्योंकि उन्हें आने नहीं दिया जाएगा अब भारत में, तो मैं उन्हें मॉरिशस की भूमि पर आमंत्रण देता हूँ। मैं उन्हें वापस हम सब से मिलने के लिए वहाँ पर बुलाता हूँ। कवि अपने समस्त भाइयों का और अंग्रेजों के गुलाम बनकर बिखरे हुए सभी परम दोस्तों का मॉरिशस में स्वागत करते हैं। क्या कर रहे हैं? मॉरिशस की भूमि पर अंग्रेजों के गुलाम बने हुए जो सारे बिखरे हुए दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उन सब को मॉरिशस की भूमि पर उनका स्वागत कर रहे हैं। पधार रहे हो आज, स्वागत है आपका, स्वागत है आपका। आज मिलन हमारा हो रहा कई युगों के बाद। कई युग बीत गए हैं, कई साल बीत गए हैं, और फिर मॉरिशस की भूमि पर हमारा आगमन हो रहा है। कवि अपने समस्त भाइयों का और अंग्रेजों के गुलाम बनकर बिखरे हुए सभी परम दोस्तों का मॉरिशस में स्वागत करते हैं। कवि आगे कहते हैं कि एक ही भारत माँ के हम सभी बालक हैं, लेकिन अंग्रेजों ने हमें गुलामी की जंजीरों में जकड़कर भिन्न भिन्न देशों में बिखेर दिया है। आज कई युगों के बाद हमारा मिलन होने जा रहा है। कवि कहते हैं कि तुम सब लघु भारत अर्थात मॉरिशस की भूमि पर पधार रहे हो। आप सबका इस भूमि पर स्वागत है। आप सबका इस भूमि पर स्वागत है। कवि सबको बुला रहे हैं। नेक्स्ट पद में कवि ने हमें क्या बताया है, देखिए। हम सब जहाजिया भाई ठहरे, जहाजिया भाई ठहरे, जहाज पर मिले हुए भाई। कोई इस जहाज पर चढ़ा था तो कोई उस जहाज पर, और जब जहाज पानी में बहने लगे तो एक ही देश में नहीं पाए गए। जब जहाज पानी में धकेले गए तो हमको लगा था कि हम सारे जहाज पर जो चढ़े हुए सब एक ही जगह पे जाने वाले हैं, लेकिन हम सब अलग अलग देशों में पाए गए। जब जहाज पानी में बहने लगे तो एक ही देश में नहीं पाए गए। लंगर पड़ा जब समुद्र तट पर, हक्का बक्का ताकने लगे, अरे कहाँ आ गए हम इतनी दूर, अरे मेरे भाई भतीजे कहाँ है। इस जहाज में जगह नहीं थी, फिर उस जहाज पर तो चढ़े थे। स्वागत है, स्वागत है। देखिए लोहे का तो हम सब जहाजिया भाई ठहरे, यानी हम सब प्रवासी थे। अंग्रेज हमें सबको लेकर इधर उधर चले जा रहे थे, हमको लेकर चल रहे थे। तो कवि ने कहा है कि हम सब जहाज पर मिले हुए भाई हैं। हमारे सारे परिवार वाले रिश्तेदार जो थे वो अलग अलग जहाज़ों पर उन्हें चढ़ाया गया। अंग्रेज़ों ने सबको अलग कर दिया, और अलग करने के बाद भी सबको ऐसा लगा कि चलो इस जहाज़ पर चढ़े
लेकिन सब एक ही जगह पर उतरने वाले हैं। तो हम सब बिखर गए हैं, लेकिन जहाज़ से उतरने के बाद हम सब एक ही जगह पर आ जाएंगे। लेकिन सब वैसा नहीं हुआ, सब उलट पुलट हो गया। अंग्रेज़ों ने सारे जहाज तो भर लिए मनुष्यों से, लेकिन सब अलग अलग देशों में जाकर छोड़ दिए। न उनका वहाँ पर घर था, न परिवार था, न रिश्तेदार थे, न कोई था। सब कुछ शून्य था, सब कुछ उन्हें नया नया था। और किस देश में लाकर छोड़े हैं वह भी उन्होंने बताया नहीं था। तो कवि ने इसी पद का अर्थ लंगर पढ़ा। लंगर पढ़ना यानी लोहे का वह एक कांटा होता है खिले के जैसा, तो वह लोहे का वह कांटा जिसे जहाज खड़ा करने के लिए जंजीर से बांधकर समुंदर में फेंका जाता है, गिरा देता है, तो उससे जहाज जो है किनारे पर लग जाती है, उसे लंगर कहा जाता है। हक्का बक्का होना यानी चकित हो जाना। तो देखिए उसका पूरा अर्थ अभी हम देखते हैं। हम सब जहाज से प्रवास करने वाले जहाजिया बांधव थे। मॉरिशस जाने के लिए कोई इस जहाज पर सवार हो गया था, तो कोई उस जहाज पर, क्योंकि हम सब भिन्न भिन्न देशों से आ रहे थे। अलग अलग देशों से हमें लेकर आने वाले जहाज पानी में आगे सरकने लगे, बहने लगे। बहुत दूर आने पर जब एक समुद्र तट पर जहाज का लंगर पड़ा, तब हम आश्चर्यचकित होकर यहाँ वहाँ ताकने लगे। समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, हमें कहाँ पर लेकर जा रहे हैं, तो हम कहाँ आ गए हैं यह भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे भाई भतीजे कहाँ पर हैं। इस जहाज पर उन्हें जगह नहीं मिली थी, लेकिन दूसरे जहाज पर तो वह चढ़ ही रहे थे। फिर वे कहाँ है, इस जहाज से ही तो वह उस जहाज से हो। आने वाले सभी जहाज़ों से मॉरिशस लौटने वाले अपने सभी बांधवों का, दोस्तों का कवि सहर्ष स्वागत कर रहे हैं, कवि सहर्ष स्वागत कर रहे हैं। अभी बचे हुए जो 4 पद है वह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम रुकते हैं। आगे का जो है वह नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।